क्वेश्चन जरा स्टार्ट करने हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला पेज नंबर 83 का एक मिनट चाहिए। स्टूडेंट्स आपको बात आ रही? पेज नंबर 83 पे जरा रिइंबर्समेंट एक नजर रिवाइज करें। ये पढ़ ली। रिइंबर्समेंट रिसीवेबल कब रिकॉर्ड होता है? अगर प्रोबेबल हो तो, और अगर अभी प्रोबेबल भी नहीं है तो आ जाए पेज नंबर 113 पे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर पढ़ के देखेंगे। ओवल लिमिटेड डील्स इन पेज 113 सर। Oval Limited deals in medicines and surgical instruments. Oval is in the process of finalizing its financial statements for the year ended 31st December 2018. The requirement में क्या होता है? Discuss how the above issues should be dealt in the financial statements of the OL for the year ended 31st December 2018. Support your answer in the context of relevant standards. OL deals in medicines and surgical instruments. It is in the process of finalizing its financial statements. Following matters are under consideration. OL sells instruments A1 and B1 with 1 year warranty. These units are purchased from a manufacturer, Star Limited. The details of warranty are as under. A1, B1. SL provides warranty services to the customer and recovers 50% of the cost from OL. However, in case of SL's default, warranty services would have to be provided by SL owner. मैं दोबारा जरा पढ़ने में
ये आपने डिसीजन किसका लेना है? ओएल की बुक्स में लेना है, तो ओएल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं? ओएल की ऑब्लिगेशन है? एसएल नहीं प्रोवाइड कर रही वारंटी सर्विस, तो ओएल को कोई प्रवीण बनानी चाहिए सर, कितने %? और जब बाकी है, क्या वो भी ओएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है इन केस एसएल डिफॉल्ट करे? तो उस 50% का क्या होना चाहिए? 50% के एंगल से सोचना चाहिए कि प्रोविजन अगर रेलिवेंट कंडीशंस मीट हो रहे तो प्रोविजन बननी चाहिए, और रिमेनिंग 50% जो ऑब्लिगेशन बन सकती है अगर एसएल ने डिफॉल्ट किया, उसका एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। अनलेस ये बता दिया गया हो कि एसएल ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो उस केस में फिर 100% प्रोविजन होनी चाहिए। ठीक है, पहले जरा पूरा करना फिर फाइनल करता हूँ। अब B1 पढ़ेंगे। OL provides warranty services to customers and recovers the entire cost from SL. नहीं सर, जाने दें सर, ना करें, रिलैक्स होकर पढ़ें सर। OL provides warranty services and recovers the entire cost from SL. प्रोविजन अलग होगी, रिइंबर्समेंट की एक स्टोरी अलग होगी। अगर यहाँ इस तरह हो कि SL ने वारंटी सर्विसेज दी एंड OL इज नथिंग टू डू विद इट, फिर ठीक है, लेकिन वारंटी सर्विसेज कौन देगा? तो OL का अपनी प्रोविजन के एंगल से अलग सोचना, और उसे अगर एंटायर कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो रीइंबर्समेंट के एंगल से अलग सोचना। ठीक है, और प्रोविजन अगर सोचनी है तो प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर है, रिलायबल एस्टिमेट है, तो बन जानी चाहिए। और अगर रिकवरी वर्चुअली सर्टेन है तो फिर रिइंबर्समेंट रिसीवेबल अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है, प्रोबेबल है, डिस्क्लोजर होना चाहिए। और अगर मतलब ये सारी बातें होनी चाहिए, तो अलग किस किस के एंगल सोचना, प्रोविजन अलग और रिइंबर्समेंट रिसीवेबल अलग। अगली लाइन पढ़ना। On 31st December 18, it is estimated that total cost of 4 million and 7 million would be incurred in the next year for providing warranty services for A1 and B1 respectively sold in 2018. अब जरा फिगर्स आ गई, फिगर्स के साथ भी शायद डिसीजन लेना चाहिए। तो 4 मिलियन का कितने %? करने जरा रिलेट करने कैलकुलेटर को दोबारा बता दें। फाइनली A1 का फाइनल डिसीजन लेना। क्या 2 मिलियन सर, क्या 2 मिलियन का क्या सर? तो 4 into 50% 2 मिलियन के अगेंस्ट प्रोविजन, और बाकी जो 2 मिलियन है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी के एंगल से डिस्क्लोज होगा। ठीक है, और 7 मिलियन के अगेंस्ट फुल प्रोविजन और इंटायर कॉस्ट अगर रिकवरेबल है। अब देखिए यहाँ लिखा हो रिकवर्स, इज इट वर्चुअली सर्टेन? नहीं, मतलब मेरा ख्याल है रिकवर करती है, वो रिकवर कर लेती है सेल से, तो इज इट वर्चुअली सर्टेन? अगर वर्ड्स ना इस तरह एग्जैक्टली ना वर्ड्स होंगे तो बेहतर ही होता है कि पहले आप और अगर पॉसिबल है तो बता दें कि विचुअली सर्टेन पे ही होना है, प्रोबेबल पे ही होना है, और कंप्लीट इग्नोर होना है। देन कंक्लूड करें कि इन वर्ड्स के एंगल से एंड मतलब जिस तरह प्रोविजन की भी बात हमने करनी है, तो प्रोविजन में भी हम ये कहेंगे, वैसे उसने अमाउंट नीचे बता दी है, एस्टिमेटेड अमाउंट्स में है, तो प्रोविजन भी कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, मतलब ये सारे वर्ड्स के साथ आपकी फाइनल कंक्लूजन होनी चाहिए। तो ठीक है, रिकवर्स मींस यू कैन से कि वर्चुअली सर्टेन है, लेकिन अगर सारी बात हो जाए देन कंक्लूड करें तो ज़रा बेहतर है। हमारा सिनेरियो क्लियर हो गया। फैक्ट्स ऑफ द स्टोरीज दोबारा जरा A1 का क्या करना है? 50% प्रोविजन बनाएंगे और रिमेनिंग 50% हमारी ऑब्लिगेशन बन सकती है, तो देयरफॉर उसका डिस्क्लोजर करेंगे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। B1 पॉइंट नंबर 2, इन October 18 OL was sued by a customer। अब ये जो कोर्ट केसेस होते हैं ना, ये जरा ध्यान से देखने होते हैं, हमने किए हैं या हम पे हुए हैं।
OL was sued by customer for rupees 18 million on account of supply of substandard surgical instruments. By the year end, OL communicated to the customer via email to pay 5 million. क्लेम हुआ है 18 मिलियन का। हमने कस्टमर को कहा है बाय ईमेल कि हम 5 मिलियन पे कर देंगे। ऐसे ही लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम भी है अभी। OL's lawyer anticipate that there is 70% probability that the court would award 6 million and 30% probability that the amount would be 4 million. ये ठीक है, एक मिनट कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ इसी में। OL lodged a claim with the supplier in December 18. अब ये क्या है? अब सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई हुए हैं। OL ने अपने कस्टमर को सप्लाई किए, कस्टमर ने क्लेम किए। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? OL lodged a claim with the supplier. सप्लायर कौन होता है? जिससे हमने चीजें खरीदी हैं, सप्लायर। कस्टमर कौन होता है? तो अब हमने क्लेम किया, ये सप्लायर ने किया। OL ने lodged a claim with the supplier in December 18. OL ने सप्लायर पे क्लेम किया। The supplier principally accepted the claim to the extent of 9 million. ठीक है? However, OL is still negotiating with the supplier and it is probable that OL would recover a further amount of 3 million. जी सर, अब करें फाइनल। सबसे पहले इसके दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा ये कि हम पे कोर्ट केस है और एक के हमने केस किया है, और ये अलग-अलग सोचते हैं। कितना क्लेम हुआ है? उसमें से 5 मिलियन तो मेरे ख्याल स्टेट वेब लायबिलिटी है, इसके अगेंस्ट प्रोविजन वाली बात नहीं करनी चाहिए, तो वैसे हमने एक्सेप्ट कर ली हुआ है। रिकॉर्ड होना चाहिए सर एज ए लायबिलिटी, ये सिंपल लायबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो लॉयर ने एंटिसिपेट किया ना, उसमें अब ये परसेंटेजेस कुछ दे रहा है। 6 मिलियन की प्रोबेबिलिटी भी है और 4 मिलियन की भी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ ना एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है। जब इस तरह से अमाउंट्स का एस्टिमेट दिया हो तो थोड़ी सी वर्किंग लिखना रहा। स्टैट्स में शायद अपने वर्ड सुनो, बल्कि सॉरी ये FA1 में सुना होगा, इम्पेयरमेंट वगैरह में। चलें छोड़ो इस बात को। मसलन अब 6 मिलियन फाइनल है, 4 मिलियन है, दोनों ही फिगर्स हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यहाँ से फिर कैलकुलेटर पकड़ना, 6 into 70% and 4 into 30%। तो जिसकी जितनी जितनी प्रोबेबिलिटी है उसको उस एंगल से फाइनल कर लेते हैं। अब डेफिनेटली एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एंड लॉयर्स एंटिसिपेट दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, इतनी अमाउंट कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6 मिलियन की 70% और 4 मिलियन की 30%। तो इस केस में ये चीज़ लिख लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से बोलते हैं। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस अमाउंट? 5.4 मिलियन। तो 5 मिलियन तो वैसे ही फाइनल लायबिलिटी की सॉर्ट ऑफ है, जो ऊपर वाला 5 मिलियन है। तो बाकी अब फर्दर प्रोविजन जो है 5.4 मिलियन से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? तो अगर इस तरह से प्रोबेबिलिटीज के साथ अमाउंट्स नहीं हो तो आपने सिंपली क्या करना, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इस 5.4 मिलियन के एंगल से सोचें तो क्या करें? हाँ जी, नहीं मतलब इसमें अगर हम पढ़ें तो क्या डिसीजन हमारे अगेंस्ट होना है, कोई चांस लग रहा? सिर्फ अमाउंट की प्रोबेबिलिटी रह गई है। तो अमाउंट के एंगल से 5.4 मिलियन फाइनल करें या 6 मिलियन? 5.4 मिलियन से प्रोविजन बननी चाहिए। अब ये डेफिनेटली एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, अगर फर्दर कोई चेंज इसमें आएगा तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे जब चेंज आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? 5 मिलियन जो पहला है उसका बताएं क्या करें?
5.4 मिलियन का प्रोविजन बना लें। अब आज लास्ट पैराग्राफ पे, अब लास्ट पैराग्राफ में हो क्या रहा है, पैसे नहीं, अब ये प्रोविजन नहीं, पैसे आने हैं। हम रीइंबर्समेंट सॉर्ट ऑफ रीइंबर्समेंट चले, चल ठीक है, चले रीइंबर्समेंट, हमारे पैसे अब रिकवर हो सकते हैं। तो इस केस में पढ़े दोबारा, अब इसमें आपके जहन में वर्ड्स क्या आना चाहिए, जब पैसे आने हो तो वर्ड्स क्या जहन में आना चाहिए, अब वर्चुअली सर्टेन है, प्रोबेबल है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है, इस तरह के वर्ड्स आने चाहिए। तो बताएं जी, 9 मिलियन की कमाऊंगा, ये तो एग्री कर लिया है सप्लायर ने, मिला शायद नहीं है लेकिन प्रिंसिपल एग्रीड हो गया, तो इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, एक रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। देख लें दोबारा, ठीक है। बाकी अभी लिखा ऑयल स्टिल नेगोशिएटिंग विद सप्लायर एंड इज प्रोबेबल, लिख ही दिया उसने एग्जाम में। तो अब ये 3 मिलियन का फिलहाल क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये 9 मिलियन जो है इसका वर्चुअली सर्टेन होने की वजह से एंट्री हो जानी चाहिए रिसीवेबल, और जो 3 मिलियन इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये वाला स्टूडेंट्स क्लियर है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ना, oil has imported 7,000 units of a medicine at a cost of 70 million। क्या हुआ ये, परचेज हुई है, मेडिसिन दवाइयां इंपोर्ट की गई हैं। However, in November 18, a study was published in a medical journal which reveals that results of an alternate medicine are much better. At the year end, 5,000 units were still in stock. On 25 January 2019, 4,000 units were sold at 8,000 per unit. OL also paid 10% commission। जी सर, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये कुछ जहन में आता है क्या, ये प्रोविजन है। अब ये ना क्वेश्चन जो आते हैं ना ये मिक्स आते हैं, मैंने इसलिए IAS 10 साथ इसके करवाया, IAS 10 और IAS 37 मिक्स आता है। तो पहले तो IAS 37 के एंगल से सोचना जरा, तो इसमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, नहीं मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के मतलब लायबिलिटी के एंगल से या प्रूविंग के एंगल से बहस तो नहीं गई, तो रीइंबर्समेंट की स्टोरी, हाँ जी इन्वेंट्री है सिंपली, ये है तो स्टॉक, ये भी क्लियर करें, ये है बात किसकी हो रही है, 7,000 यूनिट्स खरीदे थे, कितने स्टॉक में रह गए, 5,000 रह गए, तो क्या 2,000 बिक गए, सॉरी बिक गए सर। नवंबर में क्या हुआ, नवंबर में एक किसी मेडिकल जर्नल में, मेडिकल जर्नल मीन्स मतलब रिसाले वगैरह होते हैं, मैगजीन्स, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके मुताबिक एक ऑल्टरनेट मेडिसिन के रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर है। क्या मतलब, तो एट द ईयर एंड 5,000 स्टॉक के यूनिट्स हैं और बैलेंस डेट के बाद 4,000 यूनिट्स बिके हैं, कितने के, 8,000 यूनिट्स। थोड़ा सा जरा लाइन जरा जरा अगर स्टॉक जेन में आ गया तो, स्टॉक अगर जहन में आ गया, नहीं वो तो बात की बहस है, पहले स्टॉक जहन में आना चाहिए। ये स्टॉक पड़ा, तो 4,000 यूनिट्स जो है वो पर यूनिट कितने में बिके, कैलकुलेटर पकड़े 70 मिलियन लिखें और 7,000 से डिवाइड करें, 10,000 कॉस्ट थी, 10,000 कॉस्ट थी पर यूनिट। एक यूनिट अब बिक कितने का रहा है,
बैलेंस शीट डेट के बाद भी क्या है? क्या लॉस हो रहा है? नहीं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं वो भी ठीक है, पहले ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट भी तो चीज पड़ी थी हमने, ढूंढी कहाँ है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पेज नंबर 87। नहीं मतलब देख लेना, मतलब जो चीजें अगर जहन में कोई आती हैं पहले देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी से तो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए लॉस मेकिंग तो उसमें भी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं फिर हम, अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? लोअर ऑफ पेनल्टी कॉस्ट टू फिलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस तरफ शायद जहन में नहीं जाना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एज सच नहीं है। लेकिन वापस है, क्या लॉस हो रहा है वैसे? IS2 जहन में आना चाहिए सर, इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी। अब सवाल सिर्फ एक है, ये यहाँ तक क्लियर है प्लीज, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरवी। सवाल सिर्फ एक ये है कि ये इवेंट तो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है जिससे पता चला है कि लॉस हो रहा है, इसमें डिसाइड ये करना है कि क्या बैलेंस शीट डेट पे कोई ऐसी चीज थी विच इज एन एविडेंस के लॉस हो जाना है। बैलेंस शीट डेट के बाद ये यूनिट्स 8000 पे बिकना किसी बैलेंस शीट डेट के इवेंट को कंफर्म कर रहा है या बैलेंस शीट डेट के बाद की किसी कंडीशन को कंफर्म कर रहा है? मेरा ख्याल एक नजर जरा देख लेना चाहिए पहले, आइंस्टाइन अब पता नहीं कितना जहन में है हमारे, आइंस्टाइन की तरफ पेज नंबर 91 और 92 एक नजर देखेंगे, 2 मिनट लगाएंगे जरा। क्या होता है एडजस्टिंग यूनिट? मैं कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती हो और कंफर्म बैलेंस डेट के बाद हो, बाद के किसी इवेंट की वजह से, नॉन एडजस्टिंग। बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट ना करती बाद में ही राइज हुई हो, तो जरा देखें बोर्ड पे जरा, यही पेज पे जरा खोल के उधर ही रख दो, नहीं उधर ही, इधर जहाँ पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड। क्या लॉस हो रहा है वैसे? क्या स्टॉक जो 5000 यूनिट्स का है इसे कॉस्ट पे ही रखें बैलेंस शीट डेट पे, या इसे NRV पे ले जाएं? ये फैसला हो रहा है इसे, लेकिन ये फैसला करते हुए अब क्या डिसाइड क्या करना है कि क्या बैलेंस शीट डेट पे इस लॉस की कंडीशन एग्जिस्ट करती है? लेकिन इस समय थोड़ी सी एग्जांपल आपने 2 पढ़ी थी इसी पेज नंबर 91 पर, अगर डैमेज हुआ है बैलेंस शीट रेंज की वजह से, फॉर एग्जांपल वो इसी पेज पर था 91, अगर रेंज बाद में हुई है पहले हुई है, फर्क पड़ता है इससे? .12 भी थे मेरे ख्याल, सही थे नहीं नहीं 91 ही था ना मेरा, तो फर्क पड़ता है? सही फर्क पड़ता है सर, क्या फर्क पड़ता है? लॉस की कंडीशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती, यही डिसाइड करना है, तो यहाँ बताएंगे क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। हाँ जी हाँ जी, असल में ये चीज है, बैलेंस शीट डेट से पहले एक नई मेडिसिन ऐसी आ चुकी थी जो शायद हमारी इस मेडिसिन से बेहतर थी, ऐसी है ना सर? हमने इंपोर्ट की है 10,000 पर यूनिट, लेकिन वो बिक रही है 8,000 पर यूनिट, तो क्या इसकी प्राइसेस डाउन हुई हैं? क्या ये बैलेंस शीट डेट पे लग रहा था कि डाउन हो जाएंगे? क्यों? किसी ऑल्टरनेट मेडिसिन, क्या मतलब ऐसे स्टोरी का कि ऑल्टरनेट मेडिसिन के रिजल्ट बेहतर है, तो हमारे से बेहतर वो मेडिसिन हमसे बेहतर है, लोग मतलब उस तरफ शायद शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी इस मेडिसिन की वर्थ कम हो गई, तो ये इवेंट बैलेंस शीट डेट से पहले का है बात का है?
तो ये असल में वो कंडीशन है जिसकी वजह से शायद लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट बता देंगे, नहीं कॉस्ट कॉस्ट लेकिन 10,000 पर यूनिट है ना, कितने यूनिट्स हैं? 5,000 इंटू 10,000 बन जाएगा ये। एनआरवी की वर्किंग करो। हाँ जी एक, हाँ जी ठीक है, 8,000 में से कुछ माइनस भी होना चाहिए। एनआरवी को डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान में लाना, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस का भी जिक्र कर रहा हूँ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हैं, 10% कमीशन कितना बनेगा? 800 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 5,000 यूनिट्स, ये लिखें बल्कि पहले 50 मिलियन और 36 मिलियन। जब लोअर ऑफ कॉस्ट है ना 36 मिलियन पे स्टॉक रिकॉर्ड होगा, और लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे लॉस सॉरी रिकॉर्ड करने की वजह से फिर 14 मिलियन का लॉस इसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये अकाउंट फॉर कर रहे हैं। ये वर्किंग ओके प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? देन सर करेंगे हम इस तरह से कि पहले क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन बाद में क्योंकि लिखना भी इंग्लिश में है, कम से कम आज जो क्वेश्चन इंशाल्लाह 2-3 करेंगे इसके कम से कम आंसर मेरे सामने ही पड़े जरा, पेज 119 पे है, और एक उंगली यहाँ रख के मतलब जो डिस्कशन हुई है उसको जरा रिलेट कर लें। डेफिनेटली जो आंसर इस अगर आप पढ़ेंगे वो कोई ये नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज वो इंग्लिश के वर्ड्स आप लिख देंगे, लिखने तो अपने ही मतलब वर्ड्स में है, लिखना तो अपने ही वर्ड्स में है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा आइडिया हो कि लिखना क्या। और ये डेफिनेटली ये भी नहीं है कि ये एज इट इज हार्ड एंड फास्ट कोई आंसर सामने आ गया, जो बातें हुई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें कि क्या यही बातें हुई। चैलेंज बहरहाल यही बनना है कि ये लिखना पढ़ना है, तो आज कम से कम पढ़ना तो शुरू करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ से पहले पढ़ लें आप लोग सारा, किसी जगह के कोई फर्दर क्लैरिटी तो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन कर लीजिए इस तरह ना पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ देख के पढ़ लीजिए मतलब क्वेश्चन से लिंक करेंगे, क्वेश्चन में क्या था क्या उसी के एंगल से बात हो रही है।
एक्सपेंस नेट हो सकता है सर, रिसीवेबल अलग आएगा, प्रोविजन अलग आएगी, एक्सपेंस नेट हो सकता है। एक्सपेंस की नेटिंग ऑफ की बात हो रही है। रिसीवेबल का सेकंड इफेक्ट क्या होगा? एक्सपेंस क्रेडिट होगा ना, ये एक्सपेंस की जगह चलो इनकम क्या है, नेट ही करना। प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? और रिसीवेबल में भी अगर आप इनकम बना भी लेंगे तो उसने नेट ऑफ हो जाना ना, तो शायद एक्सपेंस ही क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अगर आप ये सब कुछ कह रहे हैं कि इसे एंटायर स्टॉक को कैरी करना चाहिए इस पे, तो आप इसे एडजस्टिंग ही समझ लें। बाकी डिफरेंटली आप अपने वर्ड्स आपके अपने होंगे, लेकिन ये इसको क्या हम इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एनआरबी पे ले रहे हैं? व्हाट डज इट मीन? हम फिगर्स बदल रहे हैं, फिगर्स बदलने से हमारे प्रॉफिट्स बदलेंगे साल के? स्टॉक बदलने से प्रॉफिट बदल जाएगा सर? हम डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है कि हम स्टॉक का कॉस्ट पे ही रखते और सिर्फ ये बता देते कि बैलेंस शीट डेट के बाद लॉस हो रहा है, लेकिन हम तो फिगर्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। बाकी बड़ा ये डिफरेंटली, ये कोई सच ये नहीं कि आंसर यही आपने एग्जैक्टली लिखना, लेकिन पढ़ने का इस वक्त मकसद ये होगा कि पहले कुछ हम आपस में डिस्कस कर लें, फिर इंग्लिश में पढ़ लें, लेकिन एक आखिरी स्टेप ये कम जरूर होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इंशाल्लाह कल से कि अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करें। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी शुड रिमेन सेम, लेकिन जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे नहीं लिखा जाएगा। ये सिर्फ ये कह देना हाँ जी प्रोवीन बनती है, प्रोवीन नहीं बनती है, ये तो सफिशिएंट नहीं है। पेज नंबर 457, एक मिनट निकालना मेरा। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जिस स्पीड से आपने ढूंढना शुरू करने लगे जो बहुत टाइम लग जाने से। नंबर 2, जन्नत से पहले सुकून, बल्कि जन्नत और सुकून अल्हम्दुलिल्लाह सिनोनिमस है। ये रेडी? 116 जून 2020 रिकॉर्ड में पढ़ लेंगे। डिस्कस, अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। 116 जून 2020, an aircraft of Sukoon Airlines Limited made an emergency landing near a factory building. Though all persons on board were safe, the nearby factory was damaged. As a result, 2 factory workers lost their lives and 5 workers were injured. दूसरी लाइन में कहता है सारे बच गए, जहाज वाले बच गए, ऑन बोर्ड बच गए हैं, और फैक्ट्री वर्कर्स 2 की डेथ हो गई है, 5 इंजर हो गए। After 1 week of this accident, Coon Airlines Limited, एक CEO, informed in a press conference that SL
बड़ा आवाज जी सर थोड़ा आवाज ठीक होगी। जी सर लास्ट पैराग्राफ। Due to this accident, aircraft was damaged beyond repairs, and consequently, SAL cannot use this aircraft anymore. The aircraft was acquired on lease on a monthly rental of US dollars 0.5 million for 10 months, expiring on 31st October 2020. As per lease agreement, if aircraft faces any accident, SAL is required to pay monthly rentals to the lessor till settlement of insurance claim. Insurance claim was settled on 31st August 2020. These are first paragraph, sir. First and second paragraph. Give your opinion. First and second paragraph. कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनी है इंस्ट्रक्टर, इस वजह से कम्युनिकेशन हो गई इसे, लेकिन बाकी डेफिनेटली थोड़ा सा आपको वर्ड्स लिखना चाहिए कि वी आर अज्यूमिंग दैट it will result into valid expectations that entity will meet its obligations. थोड़े से वर्ड्स पूरे हो रहे चाहिए। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन समझ आ रहे हो जी? कितने से रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए फिर? वन नहीं बेटा 1.5 पर वर्कर है शायद, ईच लॉस इंटू 2 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा 1 इंटू 5, तो 5 3 8 हो गए, तो 8 मिलियन की तो इस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की एंट्री है। सही, दरमियान वाला पैराग्राफ, फैक्ट्री मैनेजर साहब बीच में आ गए, उन्होंने क्लेम कर दिया 25 मिलियन का। क्या हमें लग रहा है पैसे देने पड़ने, लेकिन कितने चांसेस है? वर्किंग करा दो 20 इंटू जमा, अभी बात हुई है तो 15 इंटू 30% इज इक्वल टू 18.5 के अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ सोच कर क्या नहीं सकती, किस वजह से हुआ? नहीं, मैं अब आप थर्ड पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। नहीं सर, किस वजह से फाइल की? क्या बैलेंस शीट डेट पे कोई इवेंट एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से बैलेंस शीट डेट के बाद ये काम हुआ? ठीक है सर, नहीं सर जी, क्लेम करने की वजह से या उस इवेंट की वजह से क्लेम हुआ है? बैलेंस शीट डेट पे ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी जो कंफर्म हुई है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो क्या नुकसान के केस को पे करना पड़ रहा है, तो आई स्टैंड भी समटाइम मिक्स करना पड़ेगा। बैलेंस शीट डेट पे क्या लॉस हो गया था उसका, लेकिन उस लॉस के अगेंस्ट हमें पे कितना करना पड़ेगा, या पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये फिर हमें बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट से पता चला। लेकिन कौन सी चीज है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पे ये कोर्ट में केस हुआ, तो वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ सर, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के कुछ आता है सर में? आना चाहिए सर, थोड़ी देर पहले शायद मैंने दिखाया। क्या ये एयरक्राफ्ट हमारे किसी काम का है? लेकिन क्या इसके 2 महीने के रेंटल, बैलेंस शीट डेट के बाद के 2 महीने के रेंटल, 2 महीने के 3 महीने के, हाँ जी बनते तो 3 के थे, 3 के बनते थे। कौन कौन से?
जुलाई अगस्त सॉरी जुलाई अगस्त बल्कि 4 के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें कब तक पैसे देने हैं? कॉन्ट्रैक्ट ढूंढे, एग्रीमेंट ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सही वर्ड्स के साथ साथ अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड बेनिफिट्स। व्हाट इज द अनअवॉइडेबल कॉस्ट? 0.5 into 2 US डॉलर्स मंथली रेंटल है। कौन से 2? जुलाई अगस्त, अगले 2 क्यों नहीं? क्योंकि वो फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने फिर भी देने पड़ेंगे। तो 1 मिलियन ये हो गया। What is this 1 million according to those cost? Avoidable cost of, what is the benefit of these rentals? Zero. क्यों? बेनिफिट तो कोई नहीं मिल रहा है से, लेकिन रेंटल देने पड़ रहे हैं। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा आवाज है। ये बाद में ये कर रहा था, पेज नंबर कौन सा थी? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन जरा देखें क्या। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ज्यादा हो जाए। डेफिनेशन में पिछले पेज पे, तो 86 पेज के एंड पे शायद है। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड्स द बेनिफिट्स। व्हाट इज द अनअवॉइडेबल कॉस्ट इन दिस स्टोरी? नहीं, कितने है? कितने? कौन से 2 महीनों के? तो 1 मिलियन डॉलर्स हैं ये, यूएस डॉलर्स। और व्हाट विल बी द बेनिफिट अगेंस्ट दीस रेंटल्स? बेनिफिट जीरो क्यों है? मतलब इस जहाज का फायदा कोई होना नहीं, लेकिन 2 महीने के रेंटल देने पड़ने हैं, तो क्या फ्यूचर में नहीं देने? लेकिन क्या कौन सा पास्ट इवेंट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग जिसकी वजह से अब हमें अनअवॉइडेबली ये 2 महीने के रेंटल्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट है भी वैसे, ये बेसिक ही जा रहा हूँ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? लीज एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जरा लिखें जरा, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन सोर्स। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गया? तो स्टोरी के 3 हिस्से हो गए। नंबर 1, वर्कर्स को जो इंजरी के अगेंस्ट और डेथ के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोर्ट में केस हुआ है फैक्ट्री मैनेजर की तरफ से, उसकी प्रोविजन। और लास्ट में जो 2 महीने जुलाई और अगस्त के रेंटल्स हैं, और वो हमें पे करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, इवन दो कि हमें इस एयरक्राफ्ट से कोई बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है,
पेज नंबर 465 निकालें जिन्होंने लिखी है और काइंडली इसका आंसर पढ़ें। ये लाइबिलिटी लिख रहे यार, क्या हो गया, कमाल हो गई। लाइबिलिटी लिख लेते हैं। प्रवीण भी एक लाइबिलिटी है सर, अगर आपको लग रहा है कि ये सर्टन है, शायद अभी टाइम का नहीं ना पता हमें, इतने देने तो है लेकिन कब देने इस, और शायद टाइम का नहीं पता, इसलिए प्रवीण लिखा जा सकता है, लेकिन हमारा लाइबिलिटी भी शायद कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ क्या जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे कम्युनिकेशन हुई है। बेटा होना चाहिए, दोस्त कॉल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेटली फिर वो अभी ये जो एंड में $1 मिलियन आए हैं, इनकी जब प्रोवीन करेंगे तो फिर बैलेंस शीट डेट पे जो एक्सचेंज रेट होगा IS-21 रुपीज में कन्वर्ट करके एंट्री होनी चाहिए। ठीक है सर, IS-21 कौन सा रेट लेना चाहिए? लाइबिलिटी के रहते एज ऑन रेट होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आना शुरू होगी सर। वापस आए पेज नंबर 1111 पर। ये स्टूडेंट से पढ़ ली प्लीज सर। तो डेफिनेटली बेटा स्टैंडर्ड्स रिलेट करने पड़ेंगे, लेकिन ये कहना कि सिर्फ स्टैंडर्ड खोल के लिख लेंगे वो नहीं है। स्टैंडर्ड खोल के मैक्सिमम ये चीजें ढूंढी जा सकती हैं कि कुछ चीज अगर जहन से स्किप हो रही हो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिस करके जरा जहन में सेट हो जाए। पढ़ना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 3। शायद वैसे ही जो पढ़ा, a factory worker of the Industrial Chemicals Limited was seriously injured on 10 July 15 during a process. Subsequent developments in this matter are as follows. Number 1, on 25th July 2015, worker filed a claim for rupees 25 million and an alleged violation of safety measures on part of ICL. क्या हुआ जी 26 जुलाई को? 10 जनवरी को, सॉरी 10 जून को क्या हुआ था? नहीं वो तो बात, मतलब 10 जून को क्या हुआ था? एक हादसा हुआ था जिसमें एक वर्कर सीरियस इंजर हो गया। 26 जुलाई को क्या किया उसने?
और उसने क्या एलेज किया कि सेफ्टी मेजर्स की वायलेशन की गई है, किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। The lawyers of the ICL anticipate that there is a 60% probability that the court would award 12 million and 40% probability likelihood that the amount would be 8 million. क्या पैसे देने पड़ने हैं? उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी थी। नंबर 2, according to the terms of the insurance policy, ICL filed a claim of 18 million which was principally accepted by insurance company on 5 August 15 to the extent of 14 million. ICL is negotiating with the insurance company and it is probable that ICL would recover a further sum of 2 million. Number 3, on representation by the labor union, the management is considering to pay to the affected worker an amount of rupees 1.5 million in addition to the compensation that may be awarded by the court. Underline the word management is considering to pay. एक एक करके सब डिसीजन लेना जरा। फर्स्ट पैराग्राफ, explain the accounting treatment and disclosure requirements in respect of the above matters in the ICL financial statements. Support your answer by referring to relevant guidelines in the standards. ये disclosure requirements की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या ज़हन करता है? कैलकुलेटर पकड़ने से ये कितना बना सर? 12 into 60% प्लस 8 into 40% इज इक्वल टू हो गया 10.4। 10.4 का क्या करेंगे सर? प्रीमियम बनाएंगे, ठीक है सर। नंबर 2 पढ़ा। नंबर 2 में क्या हुआ है? ये भी हमारी तरफ से पैसे जाना है या हमें आने? बताएं क्या करें? कितने प्रिंसिपली एक्सेप्टेड है? देयरफॉर इसका क्या होना चाहिए? बाकी जो 2 है बल्कि 18 टोटल है, 18 में से 14 विचुअली सर्टन लग रहा है, 2 का और लग रहा है मिल जाएगा। 2 का क्या करेंगे? 14 का क्या करेंगे? लेकिन सर ये 14 और 10.4 को आपस में लिंक करें। एक लाइन और हमने पढ़ी थी, जरा ढूंढिएगा जरा पीछे। अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। जरा ढूंढिएगा जरा। रीइंबर्समेंट वाला जो सेकंड पेज था, पेज नंबर बताइए। रीइंबर्समेंट जहां से एंड हो रहा था, जहां एग्जांपल था, पेज नंबर 84 के जरा एंड में कहीं है, दरमियान में तकरीबन क्या सेंटेंस था? तो ठीक है, 14 तो प्रिंसिपली एक्सेप्टेड हो गया, वर्चुअली सर्टेन लग रहा है, लेकिन दैट अमाउंट ऑफ रिसीवेबल शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो ठीक है, 14 की बात करने के बाद शायद ये भी कहना चाहिए कि 10.4 से ज्यादा रीइंबर्समेंट रिसीवेबल दिखाना नहीं चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स मिल जाए। तो जब मिलेगा तो तब एंट्रीज लिखनी थी, पता है यार। और जो 2 मिलियन है वो प्रोबेबल होने की वजह से डिस्क्लोज हो जाएगा। डिफरेंस भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, यानी कि मतलब रिकॉर्ड करेंगे 14, बाकी भी शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं, बताना चाहिए यार कि बाकी भी एग्रीड है
लेकिन हमने प्रोविजन से ज्यादा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि IAS 37 अलाउ नहीं करता, ठीक है। मतलब लेकिन वो इसी वर्चुअल सर्टेनिटी ही का एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर होगा। एक तो प्रोबेबिलिटी का डिस्क्लोजर है जो अमाउंट प्रोबेबल होगी, तो 14 में से 10.4 रिकॉर्ड हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट वर्चुअली सर्टेन है लेकिन रिकॉर्ड करने के बजाय डिस्क्लोज हो जाना चाहिए, वो सही है। ठीक है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 में क्या होना चाहिए? इस केस में भी ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन हमारी यहाँ भी नहीं है और कंस्ट्रक्टिव अभी मैनेजमेंट सिर्फ कंसिडर कर रही है, तो इसको ऐसा कभी इग्नोर ही होना चाहिए, ना इसका कोई डिस्क्लोजर बनता है ना ही कोई प्रोविजन ऐसा। एक मिनट जाएगी इसके आंसर में, बल्कि आंसर पहले काम जरा करनी, नीचे ना रिक्वायरमेंट में लिखा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर शायद अभी एक नजर देखने रह गए हमारे। पेज नंबर पे जाएं, देख सकते डिस्क्लोजर देखने पहले, तो डिस्क्लोजर कौन कौन से देंगे। पेज नंबर 88 पे जाएं। पेज नंबर 88 की हेडिंग क्या है सर? डिस्क्लोजर्स। प्रोविजन की एंट्री करते हैं या डिस्क्लोजर देते हैं? प्रोविजन की एंट्री करते हैं या डिस्क्लोजर देते हैं? मशीनरी की एक मिनट एंट्री बोलना जरा। अगर कोई मशीन खरीदी हो तो उसकी एंट्री करते हैं, लेकिन सर उसके बाद ना IAS 16 जरा ध्यान में लाएं, क्या एसेट्स का फिर डिस्क्लोजर भी देते हैं जो रिकॉर्ड किए होते हैं, स्केड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसी तरह प्रोविजन की डबल एंट्री भी है, लेकिन प्रोविजन से रिलेटेड फिर कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स भी होते हैं नोट्स में। प्रोविजन की डबल एंट्री भी करनी है और डबल एंट्री के साथ नोट्स में शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर देके ये भी बताना है प्रोविजन किस चीज की थी और उसमें फर्दर और चीजें क्या है, क्या कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से प्रोविजन बनाई गई है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिर्फ क्या होता है, उसकी एंट्री नहीं है, डिस्क्लोजर होता है। और अगर कोई कंटिंजेंट एसेट है जो वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो उसका भी डिस्क्लोजर ही होता है। तो प्रोविजन का क्या क्या होता है, एंट्री के साथ साथ डिस्क्लोजर उसी तरह होता है जिस तरह शायद लीज की एंट्री होती है, लीज एसेट सभी होती है सर, लेकिन उसके डिस्क्लोजर भी होते हैं। ठीक है, IAS 12 में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्री करते हैं हम, लेकिन उसके रिकंसिलिएशन के डिस्क्लोजर भी होते हैं। तो प्रोविजन का क्या क्या होता है, एंट्री भी होती है और डिस्क्लोजर भी होता है। तो डिस्क्लोजर में क्या क्या होता है, जरा पेन रखें हाथ में, पढ़ना शुरू करें। प्रोविजन के एंगल से लिखा हुआ है फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रोविजन? टाइप्स ऑफ प्रोविजन सिंपली, मतलब 3-4 एग्जांपल्स बोलने जरा प्रोविजन की। प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन अगेंस्ट कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सब क्या है, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टाइप्स। तो हर टाइप के लिए क्या क्या बताना है, फॉलोइंग। नंबर 1, जी जी बिल्कुल सही है। ये जैसा IAS 16 में जब स्केड्यूल बनाते हैं होता है उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। ये भी बिल्कुल उस तरह, बिल्कुल सही आपने पहचाना अपनी बैलेंस देख के। साथ इस तरह करें आप एक प्रोविजन का एंगल से कोई लेजर खोलेंगे, मीन वो जो लेजर बनाते हैं हम अकाउंटेंट्स, प्रोविजन का अगर कोई लेजर बनाएंगे तो उस लेजर में जो फिगर्स होंगी वो शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दिखानी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहाँ लिखी हुई है, सारी एक एक करके डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। प्रोविजन का ब्रॉट डाउन हो सकता है सर, एडिशन ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट हो सकती है, एंट्री बोलना, एडिशन ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट, एडिशन। प्रोविजन क्रेडिट होनी है, अगर डिसमेंटलिंग वाली है तो एसेट डेबिट हो जाना है, और डिसमेंटलिंग के अलावा अगर कोई है तो एक्सपेंस डेबिट होना है। एक्सपेंस या एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। क्या डिक्रीज भी हो सकता है ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट, उसकी क्या एंट्री बन जाएगी, प्रोविजन डेबिट, एक्सपेंस या एसेट क्रेडिट, व्हिचएवर इज द केस। प्रोविजन यूज्ड एक वर्ड आया था एक दो पेजेस पीछे, अगर देख के तरह बता दो। पेज नंबर 86 पे, पेज नंबर 86 के दरमियान में एक लाइन आई थी लेजर से नीचे,
provision shall be used only for the expenses for it was created. used word मैंने वहां कहा भी था, जरा ज़हन में रखना। प्रोविजन जिस मकसद के लिए बनाई उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए का मतलब प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, ठीक है सर। अगर प्रोविजन कम या ज्यादा है और कैश अकॉर्डिंगली फर्क जा रहा है तो बैलेंसिंग फिगर पे एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोविजन यूज सिंपली मींस प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट की बात हो रही है। प्रोविजन इस्तेमाल हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, मतलब पेमेंट करने से, तो क्या एंट्री बनेगी सर? प्रोविजन यूज्ड, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसको माइनस करके दिखा रहे होंगे अगर स्टेटमेंट बना रहे होंगे। एडिशन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है, एडिशन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, डिसमेंटलिंग, क्या एंट्री थी? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स का मीनिंग क्या होगा? आपने प्रोविजन ज्यादा बना ली लेकिन अल्टीमेटली उसकी पेमेंट कम अमाउंट पे हुई। क्या ज्यादा हो गया, क्या कम हुआ? अमाउंट ज्यादा एस्टिमेट हो गई, बाद में कम पे हुई, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट रह गई उसे रिवर्स किया, क्या एंट्री बनी? एक्सपेंस क्रेडिट। यही वाला पॉइंट ताहिर में आया था। वो 1 ईयर एक वारंटी थी, तो मेरा ख्याल है फिर साल गुजरने के रिमेनिंग अमाउंट वारंटी की थी, उसने तंग किया होगा, वो फिर रिवर्स हुई थी, तो अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स थी। वो अनयूज्ड अमाउंट 1 ईयर वारंटी थी ना, तो आफ्टर 1 ईयर फिर जितनी एक्स्ट्रा प्रोविजन थी उसकी फिर ये एंट्री हुई है वहाँ, प्रोविजन डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट, वारंटी एक्सपेंस वगैरह था शायद में, अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स। फाइनली क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ। तब इसे स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट माइनस प्रोविजन यूज्ड प्लस एडिशन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, सही क्या ना? प्लस अगला बताएं आप, माइनस अनयूज्ड अमाउंट रिवर्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। मींस उसे यही लेजर जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में, और क्रेडिट्स जो है ऐड हो जाएंगे और डेबिट्स है वो माइनस हो। लेकिन डेफिनेटली ये वाला काम कब करना है? अगर क्वेश्चन में डिस्क्लोज मांगे हो प्रोविजन से रिलेटेड। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। पहली बात तो क्या होगी कि प्रोविजन के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में नोट्स में बताना है, और आगे आए जरा, इन एडिशन हर सिग्निफिकेंट प्रोविजन के अगेंस्ट फिर कुछ इंग्लिश में भी शेयर होल्डर्स को बताना। नंबर 1, ब्रीफ नेचर ऑफ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट करें आप ध्यान में रख लें, प्रोविजन फॉर वारंटी, हमने प्रोविजन फॉर वारंटी के अगेंस्ट एंट्रीज की हुई, तो आप शेयर होल्डर्स को बताना है कि वी हैव प्रोवाइडेड अ वारंटी ऑफ सपोज 1 ईयर अगेंस्ट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी in which defects becomes apparent within next 12 months। तो ये इसकी नेचर है। एक्सपेक्टेड टाइमिंग वो मैंने शायद बीच में शायद बता दी कि सपोज नेक्स्ट ईयर 1 साल है 2 साल है। इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, अब जो मैंने एग्जांपल अभी ली उसमें तो शायद अनसर्टेनिटीज ना हो, लेकिन अगर कोर्ट केस में रख कर रखो, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन है फॉर एग्जांपल, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर में क्या हो जाएगा कि क्यों केस हुआ है, किसने किया है, कब किया है, ठीक है, फिर उसकी सेटलमेंट, अगर कोई एक्सपेक्टेड टाइमिंग है। अनसर्टेनिटीज अगर कोर्ट केस है तो नहीं, अनसर्टेनिटी इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी एज द मैटर इज इन द कोर्ट therefore its timing and amounts are uncertain and the possibility of any reimbursement। जिस तरह हमारे अगेंस्ट कस्टमर ने कोर्ट केस में केस किया है, हमने सप्लायर के अगेंस्ट कर दिया है, तो अगर कोई ऐसी चीज है तो वो भी, मतलब ये जो सारी चीजें हैं ये शेयर होल्डर्स को एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख के हमने बतानी है। तो उसमें कौन सी 4 चीजें जहन में रखनी है जब आप लिख रहे हो डिस्क्लोजर? नेचर क्या है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग कोई अगर है तो, अनसर्टेनिटीज है, कोई अगर अनसर्टेनिटी की इंडिकेशन होगी, और अगर कोई रीइंबर्समेंट इफ नहीं है तो बारह इंशाल्लाह भी अप्लाई करते हैं इसे। तो ये प्रोविजंस के अगेंस्ट कौन कौन से डिस्क्लोजर हो गए? एक लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना, और फिर हर सिग्निफिकेंट प्रोविजन के एंगल से ये 4 चीजें, पॉइंट वाइज जरूरी नहीं होता, एक डिस्क्लोजर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना। कंटीजेंट लायबिलिटी अगर कोई है तो इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, देयरफॉर उसका कोई लेजर भी नहीं है।
कंटिजेंट लायबिलिटी का कोई लेजर तो नहीं होगा सर? डबल एंट्रीज होंगी तो लेजर बनेगा, तो लेजर ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ इसका वही उसी तरह जिस तरह प्रोविजन में था डिस्क्लोजर ही होगा, तो इसमें भी चार चीजें शायद वही हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, इसमें एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट लिखा हुआ है, अगर कोई अंदाजा, फाइनेंशियल इफेक्ट का मीनिंग होता है अमाउंट, अगर कोई अमाउंट का अंदाजा हो, ऑब्लिगेशन शायद पॉसिबल है लेकिन कोई अगर अमाउंट का अंदाजा है तो वो शेयर होल्डर्स को बता देना है। कोर्ट में अगर केस है तो अनसर्टेनिटीज की इंडिकेशन दे देनी है, और अगर इन इस लाइबिलिटी की सेटलमेंट के बाद आपको भी कुछ पैसे कहीं से वापस मिल सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से या सप्लायर से, तो उसकी फिर रीइंबर्समेंट की आपने प्रोबेबिलिटी या उसका अमाउंट को शेयर होल्डर्स के सामने एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और कंटिजेंट एसेट अगर है तो कंटिजेंट एसेट का भी की एंट्री होती है वैसे। कंटिजेंट एसेट अगर वर्चुअली सर्टन हो जाए ना तो फिर वो शायद कंटिजेंट कहने नहीं से मुनासिब चाहिए, कंटिजेंट तभी तक है जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो जाए, अगर वो प्रोबेबल है फिर इसका डिस्क्लोजर होना, तो डिस्क्लोजर अगर होना है तो क्या क्या बताना है, इसमें दो ही चीजें, नेचर एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट का मतलब कितनी अमाउंट मिल सकती है, लेकिन ये भी कब डिस्क्लोजर देना, अगर प्रोबेबल हो या पॉसिबल हो, प्रोबेबल हो पॉसिबल हो, पॉसिबल पे इसको इग्नोर करना सर। तो दुआ में कब शामिल करना है, जब लाइकली हो कम से कम, वरना अकेले दुआ करते रहे, ठीक है जी। तो ये वाली चीजें भी ध्यान रख के वापस आए जिस क्वेश्चन में थे, ट्रिपल वन पेज पे जॉनस नोट्स ले रहे हैं प्लीज। तो अब एक मिनट आप मैं भी फॉलो रहा हूँ आपके सामने, आप जरा इसी डिस्कशन को जो आपने पढ़ी है जरा डिस्क्लोजर के एंगल से सोचें, जहां जहां प्रोविजन कह रहे हैं या रिइंबर्समेंट कह रहे हैं या डिस्क्लोजर कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोज कह रहे हैं, उसमें कुछ है बात ऐसी कह रहे हैं सर कहीं? प्रोविजन बन रही है हमारी कहीं? तो अगर प्रोविजन बन रही है तो फिर कौन कौन से डिस्क्लोजर बताने चाहिए एग्जामिनर को? हाँ जी, मतलब मेरा ख्याल है उसने ये नहीं शायद मांगा कि डिस्क्लोजर बनाएं, पढ़ी है रिक्वायरमेंट के, एक होता है डिस्क्लोजर बना के दिखाएं, एक होता है शायद डिस्कस कर दें या एक्सप्लेन कर दें, यहाँ क्या वर्ड है, एक मिनट, तो आपने सिर्फ यही बताना कि कौन कौन से डिस्क्लोजर होने चाहिए, तो बताएं कि कौन कौन से होने चाहिए, अगर प्रोविजन है क्या क्या होना चाहिए, इसकी जो मूवमेंट है, प्रोविजन की जो मूवमेंट है वो स्टेटमेंट फॉर्म में होनी चाहिए। सेकेंडली इस प्रोविजन के बाद, अच्छा इसका अगर डिस्क्लोजर बनाना हो, ये जो कौन सा था ये जो इवेंट हुआ जिसकी हम एंट्री करना चाह रहे हैं, इसका अगर डिस्क्लोजर बनाना चाहें तो आप उर्दू में, फिर मैं आपके सामने थोड़ी सी आपकी हेल्प से इंग्लिश में आता हूँ, इसका मतलब क्या क्या डिस्क्लोजर बनाएंगे आप, डिस्क्लोजर वाला पेज रखें जरा साथ, नेचर क्या बताएंगे बस, नहीं मेरे ख्याल उससे पहले वो भी बात करनी चाहिए ना, देयर वाज एन इंजरी टू द कस्टमर टू द वर्कर, देयर वाज एन इंजरी टू द वर्कर against which the worker has filed a claim of ₹25 million फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये तो शायद सॉरी सी नेचर हो गई, आगे क्या बताना था? एक्सपेक्टेड टाइमिंग अभी हमें नहीं पता, वी कांट से एनीथिंग, there is a court the court case is uncertain, therefore estimate of time cannot be properly made, और क्या चीज है? हाँ जी, रीइंबर्समेंट की अगली बात आ गई, as per the terms of the insurance company, the company has filed a claim against which there is a probability of बल्कि उसमें फिर रीइंबर्समेंट के एंगल से फर्दर आ जाएगा कि there is a certainty of amount of ₹14 million, however to the extent of 10.4 million it has been recognized and the remaining amount above the provision has not still been recognized but can be received, ठीक है, and it is probable that 2 million further amount can be received from the insurance company, ठीक है,
मेरे ख्याल इस तरह की बातें होंगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना आपने, जो क्वेश्चन में लिखा होगा उसी को अपने वर्ड्स के साथ थोड़ा सा ड्राफ्ट कर देना। इसका आंसर ढूंढे, पेज 1171। अब आंसर बनाने का ना एक तरीका ये भी हो सकता है, आप अभी पढ़ते हैं आंसर कैसे, फिर मेरा ख्याल है शायद एक दो क्वेश्चंस और देखने के बाद आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके से आप अपने लोग ड्राफ्ट किया शुरू करें आप लोग। मीन्स उसे बिफोर एनी कंटेंडेड की प्रोविजंस भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद एक अच्छा तरीका स्टार्ट करने का। अगर हमने प्रोविजन नहीं है तो हम एग्जामिनर के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड की वो प्रोविजंस लिख दें जिनकी बेस पे प्रोविजन ने बनना। ये है याद क्या आप लिखा हुआ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और प्रॉपर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज और रिलायबल एस्टिमेट में मींस से अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले एज पर IAS 37 प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब आएंगे in view of the above provision shall be made to the extent the above conditions are met as are explained as under। जी नंबर 1 साथ लिंक कर लीजिएगा। 10.4 मिलता है rupees 10.4 million for pending claim of the worker as it is most likely that the ICL would require to pay this amount as advised by the legal advisor। next बताओ ध्यान से पढ़िएगा। for the remaining amount ये कैलकुलेट करने कैसे है, हाँ उसने 25 क्लेम किया था, हम प्रोविजन बना रहे 10.4, तो इसको इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। ये शायद हमने दूसरे जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें नहीं ये डिस्कस हुआ था, लेकिन इसको ये भी सोचा जा सकता है क्या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी है। उसने क्लेम कितनी की है, हमारा लीगल एडवाइजर क्या कहता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है क्या ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकती है हमारी। अगर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन रिमोट है तो मतलब ये सारी बातें शायद आ जाए तो बेहतर है, और अगर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन रिमोट नहीं है हमारे ख्याल में तो शायद इसका भी कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो जहां जहां आपने अदरवाइज भी ये परसेंटेजेस पढ़ी हैं वहां भी शायद ये बात हो सकती है। अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड वाली प्रीमियम बना लें जितनी एक्स्ट्रा है, लेकिन उसमें भी ये लिखना चाहिए कि अगर ये रिमोट है तो फिर इसका इग्नोर होना चाहिए। अगर हमारा लीगल एडवाइजर समझता है कि बस यही अमाउंट्स हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर है तो वो उसके रिमोट चांसेस हैं जाने के, तो फिर उसका डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उस रिमेनिंग अमाउंट के जाने की पॉसिबिलिटी है, रिमोट से कम है चांस या रिमोट से ज्यादा कहना चाहिए, रिमोट नहीं है चले, अगर पैसे जाना रिमोट नहीं है तो उसका फिर कौन सा डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये आता है याद क्या आप कहाँ बात कर रहे हैं, ये पेज नंबर ढूंढे जरा, पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 के एंड पे लास्ट बॉक्स थर्ड कॉलम। सही है सर, क्या सही है, 10.4 मिलियन की प्रोविजन और जो 25 माइनस 10.4 मींस 14.6 मिलियन है, इसका डिस्क्लोजर एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन कब, if the chances of outflow of resources are remote या not remote, not if the chances of outflow of resources are remote then no disclosure। अगर if not remote तो फिर शायद डिस्क्लोजर है, और फिर अगर डिस्क्लोजर है तो किस किस चीज का। ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ, ये जो 3 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए ये इसलिए लिखे नहीं, इसलिए लिखे क्योंकि डिस्क्लोजर मांगे उसमें, डिस्क्लोजर फिर क्या होगा। तो अगर प्रोविजन अगर कंटिजेंट लायबिलिटी बनाएंगे तो फिर क्या क्या बताएंगे, ब्रीफ नेचर, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, वो 3 को उसने शायद 2 लाइनों में इकट्ठा कर दिया, 4 को 3, पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो बात समझ आ रही है मेरी। ये जिन क्वेश्चंस में और भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं अभी 2-3 में, उनमें भी क्या ये लिखा जा सकता है क्या, जो रिमेनिंग अमाउंट है, लेकिन उसके साथ फिर शायद लिख देना चाहिए कि अगर ये रिमोट है तो फिर इग्नोर करना। पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, अब ये पॉइंट नंबर 2 मेरा ख्याल पहले 3 को एक्सप्लेन कर दिया उसने, जो आपके पीछे था, जो 1 मिलियन था जो मैनेजमेंट कंसिडर कर रही थी। As regards the additional compensation of 1.5 million under consideration of the management,
neither provision nor disclosure should be made, as the obligation is neither legal nor constructive, as the matter is still under consideration and no formal intimation has been made that may create a valid expectation in this respect. Reimbursement का खुद ही पढ़ लेना. कल जरा वॉल्यूम 1 साथ रखिएगा. वॉल्यूम 1 में एक क्वेश्चन है पेज 37 का, उसके वो करना जरा. तो वॉल्यूम 1 अगर याद से लें. पढ़ लीजिए जरा, सही तरह पढ़ना है सर, ये इसमें जाननी थोड़ा नहीं. ये बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन अगर इसे आप इम्पोर्टेंस देंगे तभी इन्होंने होना है इन चीजों को में भी. 3.6 कहाँ है जी? नहीं, 3.6 का फिर आप लिख सकते हैं कि इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए. देखिए 14 मिलियन वर्चुअली सर्टन हो गया हुआ है हम, लेकिन पूरा रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? वो मेरे ख्याल स्टैंडर्ड की सुपरवीजन की वजह से नहीं कर रहे. उसका डिस्क्लोजर तो शायद बनना चाहिए, इतना भी मेरे ख्याल में स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि डिस्क्लोजर भी नहीं. और शायद ये भी डिस्क्लोजर में होना चाहिए कि वो हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया. तो लिख लेते हैं, कोई सेंटेंस बोले तो मैं लिख लेता हूँ. उर्दू इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें. उर्दू में तो मेरी भी अंग्रेजी बस ऐसी गुजारा ही है सर, गुजारा ही करना सर. अमाउंट ऑफ रुपीस डिफरेंस कितना बनता? 3.6 million has not been recognized because it is more than recognized provision. It should however be disclosed. ये जब कैश मिलेगा तो इनकम बनेगी. हाँ जी, तब तो इनकम बनेगी. accrual basis पे up to the extent of provision. Amount of reimbursement shall not exceed the amount of provision. बड़ा क्वेश्चन में लिखा था कि बाकी जो 2 मिलियन है वो प्रोबेबल है इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा. It is probable that further 2 million will be क्या थे वर्ड्स? ये था 2 मिलियन भी कोई 14 मिलियन वर्चुअली सर्टन था और 2 मिलियन प्रोबेबल भी तो था ना. हाँ ठीक है, एक तो वो वर्चुअल सर्टेनिटी वाला और एक जो प्रोबेबल है. नहीं, ये जो रिइंबर्समेंट है ये भी सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंट एसेट की तरह ही है. अगर प्रोबेबल है तो ये भी पैसे इनफ्लो होने हैं, लेकिन अगर प्रोबेबल है तो कंटिंजेंट एसेट की तरह की चीज है. हाँ, रिकवरी होनी हमारे खर्चे के अगेंस्ट, इसकी रिइंबर्समेंट भी. नहीं, दोनों जगह रिइंबर्समेंट के नाम से ही कंटिंजेंट एसेट टाइप डिस्क्लोजर. रिइंबर्समेंट का डिस्क्लोजर भी कंटिंजेंट एसेट वाला ही शायद है, जब वो प्रोबेबल हो जाएगा. जी ठीक है जी, प्लीज. नहीं, वो अगर वो कहे ना डिस्क्लोजर बनाए, वो भी हम इंशाल्लाह एक आध दिन में सॉल्व करते हैं. अगर डिस्क्लोजर बनाने हो तो फिर वो डिस्क्लोजर बनाने भी हैं.
एक है कि डिस्क्लोजर में क्या क्या आना है, वो ये आना है, लेकिन एक ये भी हो सकता है ना वो हमसे कहे कि ड्राफ्ट द डिस्क्लोजर, तो फिर रादर देन कि हम ये बताएं ये आना है, हम वो लिख के बताएं कि इसे इस तरह लिखना है। चलिए सर, मैं कोई नया क्वेश्चन आज नहीं दे रहा इस तरह का आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट है ये आधा घंटा जरूर इन्हें दोबारा पढ़ेंगे, बल्कि बेस्ट ये है मतलब पढ़ने की बजाय ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको लिखने की कोशिश करें, ये 3 और 5, और कोशिश करें इंडिविजुअली लिखने की, कोई इशू नहीं है, बाद में चाहे जरूर कंपेयर करें, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करें। तो इन दिनों को जरा सीरियस में ठीक है, चलो मेरे ख्याल आज का टाइम, आज का दिन इसी को दो, मुझे नया काम रहना है, टूटी फूटी इंग्लिश को सही करना है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है। जी जी, स्मोक फिल्टर की एंट्री बताएं आप, लगवाया